light in front of you is more important than behind you. तो जो आगे का जो जीवन है वो अत्यंत है, जो बीत गया उसको भूल जाएंगे। बीत गया उसे भूल जाए। लाइफ इन फ्रंट ऑफ यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन बिहाइंड यू। क्या उसको सोचने से अब नहीं आएगा, इसलिए जो आगे है उसे देखना है, क्या करना है, कैसे सुधारना है, वो हमें देखना चाहिए। चलिए इफेक्टिव यूज या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अ बोर्ड का हम पूरा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पर आप लिखते समय किस तरह क्या क्या सावधानियां और कैसे रखना है, पॉइंट्स हमने उस दिन डिस्कस किया था। तो अगर रिपीट हो जाए तो फिर उसको आप हटा देंगे। सो चलिए इसमें शुरू करते हैं। डू नॉट शो योर बैक while writing. First, start from one corner, then to other corner, then to while writing. लिखते समय आप इधर से लिखें और फिर उधर से लिखें। तो do not show your back while writing. First start from one corner, then to other corner of the board while writing. ठीक है, हिंदी में लिख ले। लिखते समय विद्यार्थियों की तरफ पीठ नहीं होना चाहिए। लिखते समय विद्यार्थियों की तरफ पीठ नहीं होना चाहिए। पीठ नहीं होना चाहिए। पहले बोर्ड के एक कॉर्नर से और फिर दूसरे कॉर्नर से खड़े होकर लिखिए। जब भी आप लिखे, जैसे यहां है, अब यहां से आपने शुरू किया, यहां तक पहुंच गए, तो फिर आप इधर आ जाए ऐसे करके और फिर इसको कंप्लीट कर लें। तो चलिए ये है रूल का, कभी बैक जो है विद्यार्थियों की तरफ नहीं होना चाहिए।
ठीक है, हम लिखते समय ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो नहीं, यहीं पर जितना आपको कवर हो सके यहीं से यहाँ कवर कर लीजिए और फिर उस साइड से उतना विद्यार्थी की तरफ नहीं होना चाहिए। आगे आप लिख ले, यूज कीबोर्ड एज पर रिक्वायरमेंट, use the board as per requirement, use the board as per requirement, बोर्ड का उपयोग करें, आवश्यकता के अनुसार बोर्ड का उपयोग करें, आवश्यकता के अनुसार बोर्ड का उपयोग करें। ये आप लिख ले, यूज प्रोटेक्टर और लार्ज स्केल फॉर ड्राइंग complex picture, complex diagram, for drawing complex diagram। हो गया? लिख ले, प्रोटेक्टर या बड़ी स्केल की सहायता से जटिल चित्र बनाए, जटिल चित्र बनाए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब तो उनका काम चल रहा है। साइज ऑफ मेन पॉइंट लेटर between 55 65 mm, मेन पॉइंट या मेन हेडिंग लिख ले, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मेन हेडिंग होता है एंड सब हेडिंग between 35 to 45 mm। The size of main heading letter should be between 55 to 60। आप लिख लें कि मुख्य या शीर्षक, मुख्य शीर्षक में शब्दों का आकार बीच, मुख्य शीर्षक में शब्दों का आकार 55 to 65 mm के बीच अन्य शीर्षक में इसका आकार
पहले भी बताया था टाइटल में आपको, मतलब 5 से 6 मैंने उसमें बताया था कि मीटर और 4 से 5 सेंटीमीटर की एग्जैक्ट है 55 to 65 एंड 35 to 45 mm के बीच में होना चाहिए। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है, तो बड़ा भी ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, दिखाई दे। एक साइज हमने पहले भी बताया था आपको, लेटर की साइज क्या होना चाहिए। प्रवेश प्रवेश कोई है यहाँ पे? नरेश है यार, हेलो नरेश, नरेश always write the title on top of the board. Title on top center of the board. Always write title शीर्षक हमेशा बोर्ड के सबसे ऊपर, शीर्षक हमेशा बोर्ड के सबसे ऊपर मध्य भाग में लिखना चाहिए। शीर्षक हमेशा बोर्ड पर सबसे ऊपर मध्य भाग में लिखना चाहिए। ड्रा complex sketch OHP on transparency or PPT। अगर OHP यूज करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी पर, कंप्यूटर या डिस्प्ले यूज कर रहे हैं तो PPT से बना ले। सो ऑलवेज ड्रा कॉम्प्लेक्स और PPT। संरचना, जटिल संरचना को जटिल संरचना को हमेशा ट्रांसपेरेंसी या PPT पर बनाकर दिखाएं। जटिल हमेशा ट्रांसपेरेंसी या PPT पर बनाकर दिखाएं। पहला पॉइंट आप लिख लें, always write the information, in short and simple language। Always write the information in short and simple language। In short and simple language। सूचनाओं को हमेशा संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखें। सूचनाओं को हमेशा संक्षिप्त और सरल भाषा में लिखें। What is to be written? What is to be written should be planned in advance। What
what is to be written should be planned in advance. बोर्ड पर क्या लिखना है? बोर्ड पर क्या लिखना है? इसकी योजना पहले से बना ले। बोर्ड पर क्या लिखना है? इसकी योजना, बोर्ड पर क्या लिखना है? इसकी योजना पहले से बना ले। The board should be fitted at a convenient place every penny can see it, so that every penny can see it. Be fitted at a convenient place so that every penny can see it. So that every penny can see it. बोर्ड को उस जगह पर फिट करना चाहिए। बोर्ड को उस जगह पर फिट करना चाहिए। बोर्ड को उस जगह पर फिट करना चाहिए सभी विद्यार्थी आसानी से देख सके। बोर्ड को उस जगह पर फिट करना चाहिए जहां से सभी विद्यार्थी आसानी से देख सके। The trainees, not the board. Talk to the trainees, not the board. यानी पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थी से परिचर्चा करे। पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थी से परिचर्चा करे, बोर्ड से नहीं। पढ़ाते समय शिक्षक विद्यार्थी से परिचर्चा करे, बोर्ड से नहीं। यानी जब आपने बोर्ड पर लिख दिया तो पीछे मुड़ के मत देखिए कि बोर्ड पर आपने क्या लिखा है और फिर आप बताइए। जो लिखा है आपने वो उसके सामने आके बताइए। आदत होती है हमारे यहाँ, पीछे मुड़ते देखते हैं और फिर बताते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लिखा है वो बोर्ड पर रहेगा, तो फिर आप आगे आके मतलब विद्यार्थियों से आप परिचर्चा करें कि आपने क्या लिखा है। वो ये कहने का मतलब है। Always start writing from the. Always start writing of the board. बोर्ड पर हमेशा ऊपर से लिखना शुरू करें। ये 2 पॉइंट और प्रोवाइड टाइम। So that they can note down the information written on board.
provide time to the tradies so that they can see it, so that they can note down the information written on board. विद्यार्थियों को सूचना को बोर्ड पर लिखी सूचना को लिखने का पर्याप्त समय देना, लिखने का पर्याप्त समय देना। ब्लैक बोर्ड जहां होता है वहां खैर जरूरी है, बट ऐसे बोर्डों के लिए नहीं है। पीरियडिकल पेंटिंग इज रिक्वायर्ड, पीरियडिकली बोर्ड। सभी बोर्ड के लिए नहीं, जो ब्लैक बोर्ड होते हैं उनका पेंटिंग की जरूरत होती है। तो आजकल का मार्कर आते हैं, अलग अलग बोर्ड है, मैग्नेटिक बोर्ड है, दूसरे बोर्ड है, तो उनको पेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट जहां पर वो है पीरियडिकली पेंट द, नियमित अंतराल पर बोर्ड को पेंट करना चाहिए, नियमित अंतराल पर बोर्ड को पेंट करना चाहिए, नियमित अंतराल पर बोर्ड को पेंट करते रहना चाहिए, नियमित अंतराल पर बोर्ड को पेंट करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पहले भी बताया थे आपको। कुछ ऐसा नहीं जो एक्सप्लेन करने तो समझ में आ जाएगा, बट जनरली मेन है कि जब भी आप लिखें तो उस समय शब्दों का ध्यान रखें, सीधी लाइन में लिखें, और लिखने के बाद फिर विद्यार्थी की तरफ आप बात करें। कैसे आप करेंगे, मैंने उस दिन आपको बताया था कि अपने फिंगर्स को कैसे पकड़ना है, कैसे लिखना है, धीरे धीरे आ जाएगा। इसमें कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। चलिए अब दो चार पॉइंट हम एडवांटेज ऑफ द बोर्ड, एडवांटेज ऑफ बोर्ड। आप ब्लैक बोर्ड लिख लें या बोर्ड लिख लें, सभी आ जाते हैं इसमें। मार्कर बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, मैग्नेटिक बोर्ड है, जितने बोर्ड है सब बोर्ड, इसलिए हम बोर्ड ही लिख देते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, नो प्रीवियस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड, नो प्रीवियस प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड on writing the board. No previous preparation is required on writing the board. On writing the board. बोर्ड पर लिखने के लिए पहले, बोर्ड पर लिखने के लिए, बोर्ड पर लिखने के लिए पहले से किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। बोर्ड पर लिखने के लिए पहले से किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, नो स्पेशल अरेंजमेंट इज नीडेड, no special arrangement is needed. विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है। नो असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड, no assistant is required.
assistance is required. अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट लिख ले, इनिशियल ऑफ fitting the board not high. Initial cost of fitting the board is not too high. Initial cost, COST, initial cost of fitting the board is not too high. यानी बोर्ड को फिट करने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। बोर्ड को फिट करने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। बोर्ड को फिट करने में ज्यादा खर्चा नहीं होता है। पांचवा, मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। कॉस्ट इज लो, अनुरक्षण का खर्चा भी कम होता है। मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण, रख रखाव जिसे कर सकते हैं आप, या अनुरक्षण। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो, अनुरक्षण का खर्चा होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। ये तो जनरल हो गया। अब टीचर का इसमें क्या होता है कि अगर आप बोर्ड पर लिख रहे हैं, कोई आइडिया, उसी कंटेंट से रिलेटेड कोई आइडिया आपके मन में आ गया तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द इंस्टेंट आइडिया, इंस्टेंट आइडिया we discussed on board. तुरंत आने वाले विचारों को, तुरंत आने वाले विचारों को बोर्ड पर, तुरंत आने वाले विचारों को बोर्ड के माध्यम से, सॉरी पर नहीं, बोर्ड के माध्यम से परिचर्चा किया जा सकता है। तुरंत आने वाले विचारों को बोर्ड के माध्यम से परिचर्चा किया जा सकता है। The views or idea of trainees also incorporated during teaching. The views of the ideas of trainees are also incorporated during teaching. Are also incorporated during teaching. तो विद्यार्थियों के मत या विचार वो भी पढ़ाते समय, विद्यार्थियों के मत या विचार को भी पढ़ाते समय सम्मिलित किया जा सकता है। विद्यार्थियों के मत या विचार को भी पढ़ाते समय सम्मिलित किया जा सकता है। It is readily available. By
It is readily available and widely used. यह आसानी से उपलब्ध होता है, और शिक्षण में अधिकतर उपयोग किया जाता है। यह आसानी से उपलब्ध होता है और शिक्षण में अधिकतर उपयोग किया जाता है, और शिक्षण में अधिकतर उपयोग किया जाता है। Help in explaining the content. Help in explaining the content. विषय वस्तु की व्याख्या करने में सहायता करता है। विषय वस्तु की व्याख्या करने में सहायता करता है। विषय वस्तु की व्याख्या करने में सहायता करता है। It is a dynamic medium of communication. It is a dynamic medium of communication between trainer and trainees. It is a dynamic medium of communication. It is a dynamic medium of communication between trainer and trainees. Between trainer and trainees. विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच में, विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच में यह एक विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच में यह एक गतिशील संप्रेषण का माध्यम है। विद्यार्थी तथा शिक्षक के बीच में यह एक गतिशील संप्रेषण का माध्यम है। इंस्टेंट आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ ड्रा कर सकते हैं, तो एक डायनेमिक कम्युनिकेशन की तरह इसको आप यूज कर सकते हैं। ये जरूरी भी है। लास्ट पॉइंट आप लिख लें, द क्रिएटिव ability of teacher will enhance by regular use of code. The creative ability of teacher will enhance by regular use of code. बोर्ड का नियमित उपयोग करने से, बोर्ड का नियमित उपयोग करने से शिक्षक की सृजनात्मक क्षमता बढ़ जाती है। बोर्ड का नियमित उपयोग करने से शिक्षक की सृजनात्मक क्षमता बढ़ जाती है। ये जरूरी है कि शिक्षक बोर्ड पर लिखे, आदत डाल ले, कुछ न कुछ उसे लिखना है। बहुत को टीचर ऐसे होते हैं, रिटायर हो जाते हैं और चाक को छूते नहीं है, तो अलग बात है। खैर,
बोर्ड एक डायनेमिक माध्यम है कि बोर्ड पर आप कुछ लिख सकते हैं, समझा सकते हैं, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई स्केच बना सकते हैं, और लिखने की आपकी कला अच्छी है तो आप अच्छी और तेजी से लिख सकते हैं। तो बोर्ड एक यूजफुल पढ़ाने का माध्यम है, एक टीचिंग मीडियम है। चलिए, अब एडवांटेज है तो 2-4 पॉइंट डिसएडवांटेज में लिख लें जिसको हम खत्म करते हैं। Clarity of writing, depends on teacher ability, depend on teacher ability to write legibly, Legibly. The clarity of writing depends on teacher's ability to write legibly. लिखे गए शब्दों की स्पष्टता, लिखे गए शब्दों की स्पष्टता, शिक्षक के स्पष्ट लिखने की योग्यता, शिक्षक के स्पष्ट लिखने की योग्यता पर निर्भर करता है, उसके राइटिंग एबिलिटी, अगर स्पष्ट लिखने की क्षमता है तभी आप स्पष्ट शब्दों की स्पष्टता शिक्षक के स्पष्ट लिखने की क्षमता पर निर्भर करता है। दूसरा, द इफेक्टिव यूज ऑफ बोर्ड depends on teacher's teaching ability. Effective use of board depends on teacher teaching ability. बोर्ड की प्रभावशीलता, बोर्ड का प्रभावी उपयोग शिक्षक के शिक्षण क्षमता पर निर्भर करती है, शिक्षक के शिक्षण क्षमता पर निर्भर करती है। Validity of information, written on board, depends on reliability. The validity of information written on board depend on reliability of teacher. बोर्ड पर लिखी गई सूचना
की प्रामाणिकता, वैलिडिटी, वैलिडिटी यानी प्रामाणिकता, बोर्ड पर लिखी गई सूचना की प्रामाणिकता शिक्षक के विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। शिक्षक के विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। बोर्ड पर लिखी गई सूचना की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, बोर्ड पर लिखी गई सूचना की प्रामाणिकता शिक्षक की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। तो ये तीनों पॉइंट जो बोर्ड का एक्चुअली नहीं है, कहें तो टीचर का ही है। अगर आप देखें इसे तो वो ड्रॉबैक बोर्ड का नहीं है, बट ह्यूमन, ये तो क्यों है, तो इस पर आप कैसे यूज करते हैं ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर टीचर स्पष्ट लिखने की क्षमता है, विद्यार्थी उसे अच्छी तरह पढ़ सकता है। कुछ टीचर ऐसे लिख देते हैं कि वो खुद नहीं पढ़ पाते हैं 10 मिनट बाद कि क्या लिखा है। तो वो पहला पॉइंट वो भी उन्हीं का है। दूसरा है कि प्रभावी तरीके से आप किस प्रकार बोर्ड को यूज करते हैं, ये भी शिक्षण की योग्यता पर निर्भर करता है। और जो कुछ भी हम लिखते हैं, या मैं ही जो कुछ भी लिख रहा हूं या बता रहा हूं आपको, ठीक है, उसको आप चेक कर सकते हैं कि किसी बुक में या किसी नेट पे, या आजकल तो मल्टीमीडिया का जमाना है तो दूसरी जगह भी मिल जाएगा। बट पहले ऐसा शिक्षक ने बोल दिया तो वही, जो कमांडर ने बोल दिया वही सही है। तो फौज की भाषा है, जो कमांडर ने बोल दिया सही है, तो जो शिक्षक ने लिख दिया वो सही ही होगा, हम मान लेते हैं। तो शिक्षक की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, कॉम्प्लेक्स डायग्राम, complex diagram not be drawn on board. The complex diagram cannot be drawn on board. तो चित्र बोर्ड पर नहीं बनाए जा सकते। जटिल चित्र बोर्ड पे नहीं बनाए जा सकते। इफेक्टिव कंट्रास्ट, effective contrast is not possible with the board, is not possible on board. जैसा आप एलसीडी प्रोजेक्टर या दूसरे कंप्यूटर्स में देखते हैं, तो एक इफेक्टिव कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब होता है अतिरेक, यानी प्रभावी अतिरेक, यानी जो दो अलग अलग कलर एक दूसरे के विरोधी कलर जो होते हैं उन्हें करते हैं। तो प्रभावी अतिरेक बोर्ड पर प्राप्त करना, प्रभावी अतिरेक बोर्ड पर प्राप्त करना संभव नहीं होता है। प्रभावी अतिरेक बोर्ड पर प्राप्त करना संभव नहीं होता है। प्रभावी अतिरेक बोर्ड पर प्राप्त करना संभव नहीं होता है। रिक्वायर्ड पेंटिंग, अरे उसी के लिए केवल है ब्लैक बोर्ड, पेंटिंग एट रेगुलर इंटरवल, require painting at regular interval, painting at regular interval, यानी नियमित अंतराल पर पेंट करने की आवश्यकता होती है। नियमित अंतराल पर आवश्यकता होती है। नियमित अंतराल पर पेंट करने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका टीचिंग एड, अब इसमें सभी आ जाते हैं। अब मैग्नेटिक बोर्ड, प्लैनेट बोर्ड और चार्ट,
कोई बनाता नहीं है, इसलिए उसमें डिटेल्स हम नहीं जाते हैं उसके। अगर आपको पढ़ना होगा तो ग्राफ प्रश्न भी नहीं आता है, बट पहले बनाया जाता था इसलिए उस पर ज्यादा ध्यान बनता है। कैसे बनता है वो मैंने विजुअल डिजाइन टूल्स आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बना सकते हैं। चलिए, तो ये टीचिंग एड का पार्ट आपको खत्म हुआ। अब हम आते हैं सिलेबस में, तो आपके है वर्किंग यूज ऑफ ओएसपी, डिजिटल कैमरा एंड एलसीडी। तो उससे ज्यादा उस पर हम तो ओएसपी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स कहीं रखा, नए सिलेबस में शायद उसको डिलीट भी कर दिया है। तो जो नया सिलेबस अभी आ गया है तो उसमें शायद नहीं है ओएसपी, तो ओएसपी में हम नहीं है। डिजिटल कैमरा थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल कैमरा क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या उपयोग है और इसमें होते हैं। तो कुछ डिजिटल कैमरा, इसमें लिखना है या कि मैं कल डिस्कस कर लें? तरह होता है, takes the picture digitally and is stored on the electronic media or electronic instead of analog or film memory। तो जो आपके कन्वेंशनल कैमरा पहले फिर उसको डेवलप करना होता था, उस पर स्टोर करते थे। लेकिन डिजिटल कैमरा उन पिक्चरों को एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लेता है। इसकी एक अपनी मेमोरी भी होती है, मेमोरी कार्ड इससे कह सकते हैं, और किसी की में बिल्ट इन फ्लैश मेमोरी या बफर मेमोरी भी होती है। नहीं तो आप यूएसबी के द्वारा जो कुछ इसमें पिक्चर रिकॉर्ड हुआ है उस पिक्चर को आप दूसरे कंप्यूटर में या दूसरे स्टोरिंग डिवाइसेस में स्टोर भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इसमें है, इस किया जाता है इसको। इसमें एबिलिटी है कि वो कन्वेंशनल कैमरा की तुलना में मोर देन 1000 पिक्चर ले सकता है, और यूएसबी के द्वारा आप उसको स्टोर कर दें तो फिर से मेमोरी खाली हो गई, फिर आप ले सकते हैं। तो कहीं कहीं उसमें कॉम्पैक्ट डिस्क या फ्लैश डिस्क मेमोरी की तरह खुद होता है, नहीं तो कहीं कहीं पर एक स्टोरेज डिवाइस से आप यूज कर सकते हैं। अब डिजिटल कैमरा काम कैसे करता है? तो सनलाइट को एक लेंस के माध्यम से एक सेंसर पर इसे कंसंट्रेट करता है या केंद्रित करता है। जो लाइट को एक सेंसर पर केंद्रित करता है, और ये सेंसर क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ द ग्रिड, ऐसे होता है, ऐसे ग्रिड का बना होता है। और इस ग्रिड में वेरी वेरी स्मॉल, इस ग्रिड में इसको फोटो साइट होते हैं, इस ग्रिड में फोटो साइट होते हैं। फोटो साइट सिलिकॉन के बने होते हैं, और जो सेंसिटिव टू द लाइट, इस ग्रिड को ये फोटो साइट सेंसिटिव टू द लाइट, सेंसिटिव टू द लाइट, ठीक है। इसके ऊपर एक कलर्ड फिल्टर होता है, एक कलर्ड फिल्टर होता है जो इस लाइट को इस ग्रिड तक जाने देता है। और ये कलर कुछ लाइट्स को ब्लॉक कर देगा, यानी कुछ लाइट्स को ब्लॉक कर देगा, वो पिक्सल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस जो सेंसिटिव लाइट जो करते हैं, ये फोटो जो साइट्स होते हैं, मैंने कहा ये डिजिटल कैमरा एक लेंस के माध्यम से लाइट को एक सेंसर पे केंद्रित करता है। और वो सेंसर क्या होता है? ये ग्रिड के रूप में बना, जिसके अंदर फोटो साइट्स होते हैं। फोटो साइट्स सिलिकॉन के बने होते हैं, और ये लाइट सेंसिटिव होते हैं। जब ये लाइट होती है, इस पर पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं।
यानी जब व्हेन फोटॉन कम्स, लाइट का जो फोटॉन इस पे आता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं, इट जनरेट द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करता है, यानी करंट को जनरेट करता है इसके ऊपर। और इस डिवाइस को, ये जो फोटो साइट है, ये ग्रिड है, ये पूरे डिवाइस को पिक्सेल कहते हैं, PIXEL, पिक्सेल, इस पूरी डिवाइस को पिक्सेल कहते हैं। यानी ये फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, फोटो सेंसिटिव। और इसमें अगर आप इसको मिला दें, ये जो ऊपर कलर्ड, ये कलर्ड फिल्टर है, तो आप मिला दें इस पूरे को, तो इस पूरे को कहेंगे, इस पूरी डिवाइस को कहते हैं इमेज सेंसर। स्टोर करता है इमेज को, इमेज सेंसर, या इसे कहते हैं CCD, चार्ज कपल्ड डिवाइस। तो किसी किसी कैमरा में फोटो सेंसर्स या चार्ज कपल्ड डिवाइस को अलग अलग जाना जाता है। अगर दो हैं, एक को चार्ज कपल्ड डिवाइस कहेंगे, दूसरे को फोटो इमेजर या फोटो सेंसर कहते हैं, तो अलग अलग होते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो कलर्ड होता है, ये कलर्ड फिल्टर होता है। कुछ कलर्स की वेवलेंथ, यानी जो लाइट है, लाइट की 7 कलर होते हैं, सातों कलर का अपना अपना वेवलेंथ है। तो ये फोटो फिल्टर से, तो फिल्टर है, तो कुछ वेवलेंथ को ये फिल्टर करता है और कुछ जाने देता है। तो जो पिक्सल तक जाते हैं, तो इसके जो ब्लॉकिंग से एंड ओपनिंग से, यानी एक ब्लॉक करेगा तो पिक्सल पे, यानी कुछ फोटॉन पिक्चर पर आएंगे, कुछ फोटॉन पिक्चर्स पर नहीं आएंगे। तो इस प्रक्रिया में डिफरेंट कलर्स जनरेट होते हैं। आप फोटोग्राफी देखते हैं तो उस प्रक्रिया में वो डिफरेंट कलर्स जनरेट होते हैं। और एक कैमरे, जिसे हम DSLR कैमरा कहते हैं, DSLR कैमरा जो होता है, इस कैमरे में मोर देन मिलियंस ये फोटो सेल होते हैं, लाखों फोटो सेल होते हैं ये कैमरे में, ये ग्रिड्स होते हैं। DSLR का फुल फॉर्म क्या है? भूल गया, डिजिटल एस से सिंगल, रिफ्लेक्टर। अब ये फोटॉन, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है इस फोटो सेल पर, या पिक्सल आप कह लें, जो भी पिक्सल पे जनरेट होता है वो डिपेंड करता है कि इस पे कितने फोटॉन या कितनी लाइट पड़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन या बिल्कुल सही, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटॉन, दैट इज द फोटॉन। बट द लाइट का ही फोटॉन एक एनर्जी फॉर्म है, लाइट का ही उसे फोटॉन कहते हैं। हाँ, डिजिटल सिंगल, सॉरी, बिल्कुल लेंस रिफ्लेक्टर, बिल्कुल सही नाम, लेंस रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टर भी कर सकते हैं। लेंस रिफ्लेक्टर भी है, रिफ्लेक्टर भी, दोनों यूज कर सकते हैं। लिखेंगे तो रिफ्लेक्शन भी लिखा मिलेगा, रिफ्लेक्टर भी मिलेगा और रिफ्लेक्ट भी मिलेगा। DSLR डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्ट, चलो रिफ्लेक्ट, अगर रिफ्लेक्टर है मेरे ख्याल से है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, इसलिए रिफ्लेक्टर्स की तरह यूज किया जाता है। तो रिफ्लेक्टर यूज से कहेंगे। तो ये वोल्टेज जो होता है, ये फोटॉन, यानी ये लाइट एक सर्टेन वेवलेंथ, जो फिल्टर है वो फिल्टर उस वेवलेंथ की लाइट को आता है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट होती है
तो उस वेवलेंथ के अनुसार वोल्टेज या इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। अब ये बहुत कम होते हैं, ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, एक जगह आ जाते हैं, एंड इट बिकम्स द वोल्टेज। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर फोटॉन के वोल्टेज, हर फोटॉन से जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, या हो जाते हैं, फिर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है और ये एनालॉग फॉर्म में होता है। तो इसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से डिजिटली कन्वर्ट करते हैं और इसको अपग्रेड भी कर देते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, एंड देन इट इज बफर मीडियम, या जो मेमोरी कार्ड कैमरा का है, कैमरा के मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाता है, यानी वो फोटो उधर स्टोर हो गया, या फ्लैट डिस्क है कैमरा के पास तो उसमें आजकल तो बहुत एडवांस कैमरा है, अपना मेमोरी डिस्क है, सब कुछ उनके पास होती है, तो उसमें स्टोर हो जाता है। और होती है तो उसको आप दूसरे डिवाइसेस में, कंप्यूटर में या दूसरे स्टोरिंग डिवाइसेस में यूएसबी को यूज करते हुए कर सकते हैं। यूएसबी को यूज करके आप दूसरे डिवाइसेस में उसको कर सकते हैं, ठीक है। यूएसबी दूसरे जगह यूज कर सकते हैं। तो ये कैमरा का एक तरह से प्रोसेस है जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया, इतना डिटेल्स तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यूज क्या है, कैमरा का यूज तो बहुत है। तो कैमरा का यूज एसेंशियल डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका है उसका आप फोटो ले ले, स्कैनिंग, कैमरा से स्कैनिंग होता है, चलो अच्छी बात है, स्कैनिंग। अच्छा हाँ, तो स्कैनिंग की फैसिलिटी, मतलब स्कैनिंग फैसिलिटी कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं होता है, आप उसे फोटोकॉपियर की तरह भी यूज कर सकते हैं। उसको वो करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उल्टी सीधा करने के लिए अंदर वो उसमें डिवाइस होगी ना जो उसको सीधा करके कन्वर्टर सीधा करता है, कन्वर्टर उस इमेज को सीधा करके फिर स्टोर करता है। बट तो अलग है, वो तो डिवाइस अलग अलग है यार। तो अपर्चर है, जब इंटेंसिटी कम होगी तो ज्यादा खुलेगा, इंटेंसिटी ज्यादा लाइट के अनुसार, अगर लाइट कम है तो वो खुल जाएगा, लाइट ज्यादा है तो थोड़ा, इससे कितना लाइट जाना है वो कंट्रोल करता है। तो कैमरा का अलग अलग उसकी डिवाइसेस होती हैं, उसको यूज करते हैं। कैमरा का यूज जैसा कहा गया, आप फोटोकॉपियर की तरह इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप स्कैनर की तरह यूज कर सकते हैं। आप किसी इवेंट्स का कोई भी इवेंट्स है उसकी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो वीडियोग्राफी करके अपने लिए रख सकते हैं। या कोई पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट आ गया, वीडियो ले लो, जिसे पेपर स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स में। फ्लाइट में जो जर्नी करते हैं वो भी एक उसका कैमरा है, तो वीडियोग्राफी कर लेते हैं, गया तो उसको मैं तो जाने से पहले एक वीडियोग्राफी कर लेते हैं। कहीं आप मैप जो है, मैप का वीडियोग्राफी करके जूम करके उसको देख सकते हो। और मेडिकल के फील्ड में इसका बहुत उपयोग हो रहा है आजकल, वीडियो कैमरा का। आप देखिए एंडोस्कोपी के लिए इसका यूज होता है, और हार्ट का अगर कहीं ब्लॉकेज है तो वो भी कैमरे के द्वारा देख के किया जाता है। एंजियोग्राफी जो होती है, एंजियोग्राफी में इसका बहुत, मतलब मेडिकल फील्ड में तो बहुत ज्यादा यूज है कैमरे का। ये वीडियो कैमरा जो भी है डिजिटल, क्योंकि डिजिटल कैमरा कंपनी जितने छोटा से छोटा भी बना सकते हैं। कन्वेंशनल या डिजिटल कैमरा छोटा तो नहीं बन सकता था, तो ये जब इतना छोटा बन जाता है, ये भी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो डायग्नोस्टिक्स के द्वारा, लेप्रोस्कोपिंग में बहुत, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत उपयोग है आजकल, कि कैमरा वीडियो कैमरा से कोई खींच के किसी एक्सपर्ट को भेज देते हैं, फिर वो एक्सपर्ट ऑनलाइन वो डायग्नोसिस करता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें बहुत रिवोल्यूशन हो गया इस कैमरे की वजह से, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन द फील्ड ऑफ
मेडिसिन, तो मेडिसिन के फील्ड में इसमें बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन हो गया है। हाँ, वो एंडोस्कोपी मैंने पहले बताया, वो पेट में कोई प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है, ओपन सर्जरी आजकल कैमरे से होती है। बिल्कुल, आजकल कैमरे से तो हर जगह यूज होता है, और रिकॉर्ड भी उसका कर लेते हैं कि कैमरे से जो रिकॉर्डिंग है तो उपयोग है, आप उसमें कर सकते हो। इसका मेंटेनेंस इसके है एक्चुअली डिजिटल बिल्ट-इन सभी कंपोनेंट इसके हैं, उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती या रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं। उसमें मेंटेनेंस कुछ नहीं होता है इंटरनली, जो कुछ मेंटेनेंस होता है एक्सटर्नल मेंटेनेंस होता है। तो जैसे अवॉइड डस्ट एंड डर्ट, अवॉइड डस्ट एंड डर्ट, यानी उसमें डस्ट और डर्ट न जाए, और अगर जाती भी है तो उसको वैक्यूम से क्लीन नहीं, मतलब प्रेशर वैक्यूम से क्लीन नहीं करते हैं, कपड़े से और उससे भी क्लीन करते हैं उसको जो भी होता है उसको। तो लेंस, डू नॉट टच लेंस विद द नेकेड, नेकेड हैंड से उसको नहीं छूना है, लेंस को नेकेड हैंड से लेंस को नहीं छूना है। डू नॉट यूज ऑयल, क्लीनिंग के लिए नहीं यूज किया जाता है। और इसमें एयर बैग होता है, एयर बैग सॉरी वैक्यूम बैग, और क्लीनिंग वैक्यूम बैग जनरली अब आता ही है, क्लीनिंग के लिए इसको यूज करते हैं वैक्यूम बैग। एंड जब भी आप यूज करें, यूज हैंड एंड नेक स्ट्रिप, इसका जरूर हम यूज करें, ये ध्यान रखें कि हैंड और नेक स्ट्रिप जो होता है, देखते हैं हाथ में भी एक होता है जिससे कि वो गिरे नहीं, गिर के टूट न जाए। अगर कोई मान ले हाथ से छूट गया तो हैंड का स्ट्रिप होता है और नेक का भी स्ट्रिप होता है, तो उसको लिए जिससे कि ये गिरे न और टूटे नहीं। इसका होता है केयर फॉर स्टोरेज, जहां भी आप इसको स्टोर करें वो ह्यूमिडिटी एंड डस्ट फ्री जगह होनी चाहिए। जहां भी हम इसे स्टोर करें उसे डस्ट फ्री या ज्यादा गर्म ना हो, ज्यादा ठंडा ना हो, ज्यादा नमी हो, डस्ट एंड डर्ट ना हो, ऐसे स्थानों पर। और अगर कैमरा यूज नहीं हुआ तो उसकी बैटरी निकाल देते हैं, तो बैटरी उसमें ना लगी रहे, नहीं तो फिर जंग लग जाता है बैटरी के चैम्बर में। तो ये इसका मेन उसका होता है केयर फॉर स्टोरेज एंड क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए कुछ कैमरेज में के मैनुअल में कुछ क्लीनिंग लिक्विड स्पेसिफाइड है। वो कैमरा का मैनुअल जो होता है उसमें कुछ क्लीनिंग, लेकिन उस भी लिक्विड को डायरेक्ट लेंस पे या डायरेक्ट उसके सीसीडी या यूएस सेंसर पे नहीं डालना होता है या पर्चर पे, उसको किसी माइक्रोफाइबर क्लोथ, साफ क्लोथ लेके उस पे डाल के फिर उसको साफ करना होता है। उसमें तरीका लिखा होता है कि कैसे उसको आप क्लीन करेंगे, तो वो क्लीनिंग होती है। लेंस को कभी डायरेक्ट lens would not be directed to sun. की तरफ लेंस को ज्यादा समय तक डायरेक्ट न करें, नहीं तो फिर वो लाइट को कंसंट्रेट कर देगा, तो पिक्सल है या फिर अपर्चर हो, जल सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। उसको हम ध्यान रखते हैं कि उसके तरफ ज्यादा देर तक आप ध्यान न करें। होता है यानी टेम्परेचर वेरिएशन का आप ध्यान रखें। टेम्परेचर वेरिएशन यानी किसी ऐसी जगह को मत रखें जहां ये सीधा सन उस पे आए, या कहीं कहीं आप
अपने गाड़ी में या किसी कार में आपने रख दिया और सीधे उसके रिफ्लेक्टर से या ग्लास से लाइट आ रही है तो भी कैमरा, और कैमरा अगर खुला है तो डैमेज। तो टेम्परेचर वेरिएशन का इसे ध्यान रखना चाहिए। और कैमरा के लेंस में कैप, तो लेंस में बैक साइड और फ्रंट साइड उसकी कैप उसको जरूर लगा दें, वो भी सेफ्टी को दिया रहता है उसमें। कैमरा के लेंस जो है उसकी सेफ्टी होती है। और हाँ, स्क्रैच भी नया आए और सेफ्टी भी है। जब यूज नहीं कर रहे हैं तो दोनों को आप लगा दें, स्क्रैच न आए, डस्ट डर्ट न आए, धूल न आए, तो इसलिए उसको दोनों तरफ से उसको कैमरा में लगा के हम रखते हैं। सेंसर्स, जो इमेज सेंसर है, हाउ टू क्लीन द इमेज सेंसर, कैसे साफ करते हैं इमेज सेंसर को? नहीं यार ऐसा तो मत बता दो। मैंने जो पढ़ा है, तो मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। इमेज सेंसर का एक्सटर्नल क्लीनिंग मैकेनिज्म है, कुछ करने की जरूरत नहीं उसको है। उसके लिए एक मेनू होता है, यू हैव टू स्टार्ट दैट मेनू। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए मैंने कहा आपको, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है कि इसका जो इमेज सेंसर है, इमेज सेंसर को बाहर क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए एक इंटरनली बिल्ट सॉफ्टवेयर है, बस उस सॉफ्टवेयर का जो मेनू है वो आपको स्टार्ट कर देना। उसमें लिखा है जो उसका फर्मवेयर, जो बाहर जो सॉफ्टवेयर होता है, स्टार्ट द क्लीनिंग, तो वो उसमें लिखा होता है, उसके लिए आप उसको क्लीन करेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो मेन पॉइंट लगा। और ये कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि आप उसको कैसे क्लीन करेंगे। उसमें ही दिया रहेगा कपड़ा से क्लीन कर दो, और इंटरनल सॉफ्टवेयर, जनरली इंटरनल सॉफ्टवेयर पर कोई टिक नहीं करता है कि यार क्लीनिंग सॉफ्टवेयर से कैसे हो। मैनुअल्स में होता है, वो क्लीनिंग सॉफ्टवेयर से करते हैं। चलिए इसके बाद इसके लिए एक रिट्रीविंग सॉफ्टवेयर भी होता है। गलती से डिलीट हो गए तो उसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसमें एक इमेज रिट्रीविंग सॉफ्टवेयर है। इमेज रिट्रीविंग सॉफ्टवेयर, ये मेन दो चीज इंपॉर्टेंट इसका है, इमेज रिट्रीविंग सॉफ्टवेयर और इमेज सेंसर को कैसे क्लीन करेंगे। ये दो चीज कैमरा में, और सब तो नॉर्मल जो अब करना ही है वो तो होता ही है। तो ये दो चीजें, इमेज सेंसर को आप कैसे क्लीन करेंगे और इमेज रिट्रीविंग सॉफ्टवेयर होता है, अगर उसका भी होता है मेनू कि कैसे आप उसको ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता है, ये सब मैंने कभी चलाया भी नहीं कैमरा। तो उसको आप, जो आपका इमेज रिट्रीव हो गया है, उसमें मेनू में खुद दिया रहता है कि क्या करना है, कैसे करना, आगे बढ़ना है, तो आप तो यूज कर सकते हैं। और इसके बाद मेमोरी कार्ड इसका जो है, उसका ध्यान रखिए कि मेमोरी कार्ड इसका डैमेज ना। ब्लूटूथ भी आजकल यूज करते हैं कहीं कहीं पे, तो मेमोरी कार्ड और यूएसबी और जो कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक बात कर रहे हैं, तो वो एडवांस। हाँ, यूएसबी भी आजकल जरूरत नहीं है, वो तो वाईफाई है, ब्लूटूथ है, तो सीधा स्टोरेज में चला जाता है ब्लूटूथ में। तो ये जो कनेक्टिंग वायर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो ये जितने भी है डिवाइसेस, इसका एक मैनुअल में दिया रहता है, और इसे फर्मवेयर कहते हैं। इसका अपना एक इंटरनल बिल्ट सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर, हाउ टू ऑपरेट इट। अंदर एक फर्मवेयर होता है, हाउ टू ऑपरेट इट। तो फर्मवेयर को आप ऑन करेंगे, वो खुद बताएगा आपको कहां कहां कैसे कैसे क्या कैसे ऑपरेट करना है और किस डिवाइस को कैसे करना है। तो वो ये इसके मेंटेनेंस के कुछ प्रोसेस हैं जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए दूसरा हम आते हैं, ऐसे ही डिस्कस कर सकते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर क्या है? एलसीडी प्रोजेक्टर इज, बस एक लाइन ज्यादा नहीं, एलसीडी प्रोजेक्टर इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड
ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइस। एक लाइन में पूरा इसकी डिफिनेशन है, कहिए आप एलसीडी डिस्प्ले का। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर या एलसीडी प्रोजेक्टर इज ए इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड फ्लैट पैनल ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइस। ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिकली मॉड्यूलेटेड। क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है, जैसे आप पोलराइज्ड लाइट पढ़े होंगे, इंटर में हाई स्कूल में पढ़े होंगे। व्हाट इज द पोलराइज्ड लाइट? पढ़े नहीं? कुछ याद आ रहा है? पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट तो ये क्रिस्टल प्रॉपर्टीज होती है, दो प्रॉपर्टीज होती है, एक मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, पोलराइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो इन दो प्रॉपर्टी को यूज करके किसी भी इमेज को, ऑब्जेक्ट को या किसी भी पिक्चर को डिस्प्ले करता है, किसी भी फ्लैट सरफेस पे या किसी स्क्रीन पे इसे आप डिस्प्ले कर सकते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर या ओएसपी का एक एडवांस वर्जन आप कहिए। जो स्लाइड प्रोजेक्टर या ओएसपी हमने डिस्कस किया था डिस्प्ले डिवाइस में, तो डिस्प्ले डिवाइस में आपको सबसे ऊपर स्लाइड प्रोजेक्टर्स, फिल्म प्रोजेक्टर, लूप प्रोजेक्टर्स और फिर इसके बाद ये एलसीडी प्रोजेक्टर्स आए थे। तो ये पोलराइज्ड लाइट का आप जानते हैं कि जब भी लाइट, अगर बल्ब है तो जो लाइट होती है स्कैटर्ड होती है, डिफरेंट दिशाओं में लाइट जाती है। इसमें एक क्रिस्टल के सामने से जब ये लाइट गुजरती है तो ये लाइट जो है एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में, यानी एक ऐसे चलेगी, फिर स्कैटर्ड लाइट को एक स्ट्रेट लाइन में। अभी ऑप्टिकल पोलराइजेशन है, मैकेनिकल पोलराइजेशन दो तरह का होता है। तो ये ऑप्टिकल पोलराइजेशन है जो, और स्कैटर्ड लाइट को, ये जो क्रिस्टल है उसे एक यूनिसन फॉर्म, एक तरफ सीधा उसको स्ट्रेट, यानी एक जगह वो कंसंट्रेट करता है। अब जैसे ये लाइट आप देख रहे हैं, सूरज की लाइट या इसकी लाइट, तो इसकी लाइट तो आपको इतनी इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन जैसे आप प्रोजेक्टर ऑन करेंगे उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होती है, तो उसको एक तरफ वो पोलराइज कर देता है, मतलब एक दिशा दे देता है। जो लाइट जा रही है चारों दिशाओं में, इन सबको एक दिशा दे देता है, ऐसे करके कंसंट्रेट कर देता है। ये इसका पोलराइज लाइट की प्रॉपर्टीज होती है। पोलराइजेशन क्रिस्टल आप हाई स्कूल इंटर में भी है, पोलराइजेशन, प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो और दूसरा है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन तो आप जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेशन है, उतार चढ़ाव, कहीं ज्यादा कहीं कम इंटेंसिटी लाइट की कर देता है, तो उसके लिए वो एनालाइजर यूज करता है। इसके लिए एक अलग डिवाइस है जिसे हम एनालाइजर कहते हैं। कैमरे में भी एनालाइजर यूज होता है शायद? नहीं, कैमरे में एनालाइजर नहीं होता है, लेंस के साथ अच्छा अपर्चर और तो एनालाइजर यूज होता है जो इसमें लाइट को मॉड्यूलेशंस करते हैं। और जो ल्यूमेंस होती है लाइट की, यहाँ एक अलग तरह का बल्ब भी यूज होता है जिसे हम हाइलाइट, मतलब मेटल हाइलाइट बल्ब यूज करते हैं। मेटल हाइलाइट बल्ब का 2000 से लेकर 15,000, 2000 to 15,000 ANSI ल्यूमेन तक ये प्रोड्यूस कर सकता है। अलग अलग चीज है, तो इतना 2000 to 50, इस पर देखें आप, इस पर ल्यूमेन लिखा रहता है, कितने ल्यूमेन का ये है। हाँ, ल्यूमेन है ये। एक्चुअली ANSI ल्यूमेन होता है, नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
एक हाईलाइट लैंप्स होते हैं इसमें, ये हो गया। तो एलसीडी प्रोजेक्टर जैसा आप जानते हैं लाइट को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। किसी डिवाइस से आप यूज करेंगे, कंप्यूटर से भी या कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो इससे कनेक्ट कर दी जाएगी उसको ये डिस्प्ले कर देगा। आगे स्क्रीन होगा या कोई फ्लैश सर्विस होगी, कहीं भी आप इसे उस जो भी ऑब्जेक्ट है या कंटेंट है या कोई भी इमेज है उसको ये डिस्प्ले करता है। चलिए अब ये कैसे काम करता है, जैसा मैंने कहा ये हाईलाइट लैंप है। लैंप से हाई क्वालिटी लाइट विथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भी उसका ज्यादा होता है, हाई क्वालिटी लाइट होती है, वो प्रोजेक्ट होती है। इस हाई क्वालिटी लाइट को एक नहीं कलर होते नहीं, इस लाइट आगे जाके कलर कैसे आएगा वो भी हम बताते हैं। कलर आगे होते हैं, वो चैनल उसके पैनल 3 पैनल में लाइट को डिवाइड करता है। अभी मैं आपको बताता हूं जो कलर होता है। तो ये प्रिज्म होता है, प्रिज्म या डाइक्रोमेटिक फिल्टर। प्रिज्म यूज करेंगे या इसके जगह डाइक्रोमेटिक फिल्टर, डाइक्रोमेटिक फिल्टर। इस प्रिज्म या डाइक्रोमेटिक फिल्टर का काम क्या है कि जो ये लाइट आती है, इस लाइट को आगे 3 जो होते हैं पैनल, जो सिलिकॉन के बने हुए 3 पैनल होते हैं, 3 पैनल में इस लाइट को डायरेक्ट कर देता है। सिलिकॉन पैनल एक रेड लाइट के लिए होता है, एक ब्लू लाइट के लिए होता है और एक ग्रीन के लिए होता है। ये प्रिज्म के या डाइक्रोमेटिक फिल्टर के द्वारा ये 3 चैनल में इसको डाल देता है। अच्छा, इसके आगे इसमें जाने से पहले ही ये लाइट इसमें जाने से पहले यानी प्रिज्म के बाद इस पैनल में जाए, यानी जो लाइट आती है, लाइट जो प्रिज्म में जाती है, तो इसके जाने से पहले डिवाइस होती है, उस डिवाइस को यानी एक सिंक्रोनाइजर जिसे कहते हैं, उस सिंक्रोनाइजर में 3 चीज होती है। पोलराइजर जो एलसीडी पैनल करेगा, और तीसरा होता है एनालाइजर। एनालाइजर में फिल्टर्स होते हैं, एनालाइजर्स में फिल्टर्स होते हैं। पोलराइजर का और एलसीडी पैनल यानी एलसीडी का क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल वहां पर होता ही है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो करेगा, उसके साथ दोनों मिलके करते हैं। और तीसरा होता है एनालाइजर जिसमें फिल्टर्स लगे होते हैं। ये फिल्टर क्या करता है कि सर्टेन वेवलेंथ यानी जो लाइट की वेवलेंथ या लाइट को कहीं फोटॉन या पिक्सल आप कह लें, जो सर्टेन वेवलेंथ को ब्लॉक करता है और सर्टेन वेवलेंथ को अलाउ करता है। तो जो इसके जाने से पहले इस कुछ वेवलेंथ को ब्लॉक कर देगा, तो इस ब्लॉक करने से और अलाउ करने से यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग से डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पिक्सल, ये जो एनालाइजर है, एनालाइजर कुछ पिक्सल्स की लाइट को ब्लॉक करेगा और कुछ पिक्सल की लाइट को जाने देगा, और जो लाइट्स के इस ग्रीन 3 तो परमानेंट है, हाँ वो सेकेंडरी कलर की तरफ चला जाता है। किसी को ब्लॉक कर देगा, जैसे ये है, आप रेड और ब्लू को मिला देंगे तो एक सेकेंडरी कलर बन जाएगा। इसी तरह से ब्लू और ग्रीन को मिला देंगे तो सेकेंडरी कलर बन जाता है, अलग अलग तीनों। तो 3 कलर ये है और इनके मिक्सचर से 3 कलर और बन जाएगा। यानी किसी को आप ब्लॉक कर दो तो 5-6 कलर, 6 कलर बन गए तो सारे कलर हो ही गए तो मिल जाता है। तो इसमें आप देखें सभी तरह के मिल जाते हैं, जबकि ये लाइट तो पोलराइज लाइट होती है, लेकिन ये पोलराइजर और एलसीडी पैनल और इसका इस तरह से है, ये प्रिज्म से होके जाता है और एक सिलिकॉन
का ये बना होता है और इसके अंदर एक एनालाइजर में एक फिल्टर होता है, वो इस लाइट को, 3 लाइट तो है ही, अब उसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये होता है कलर डायनेमिक, आपके 8वें डिस्कस करेंगे व्हाट इज द कलर, और फिर इस तरह मिल जाती है और उस तरह से प्रोजेक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब इसका तो यूज बहुत है हमारे टीचिंग में, तो एक रिवोल्यूशन आ गया है एलसीडी प्रोजेक्टर्स की वजह से। एलसीडी प्रोजेक्टर्स तो बहुत ज्यादा यूज होता है। एलसीडी प्रोजेक्टर से पहले क्या था कि ट्रांसपेरेंसी बनाना पड़ता था, या फिर बोर्ड पे ही कोई पिक्चर या डायग्राम आप ड्रा करते थे और फिर उसको एक्सप्लेन करते थे। लेकिन किसमें मेटल हाइलाइट लैंप यूज होता है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। वहां तो आपको मुश्किल से कितना 500-700 से ज्यादा नहीं यूज होते, मैक्सिमम 1000 तक वहां जाता है होते हैं, तो 1000 से ज्यादा नहीं जाता है वो लूमेन। यहाँ तो आपका मिनिमम 2000 लूमेन है, मैक्सिमम तो 20,000 लूमेन तक अभी आज बन रहे हैं उस। हाँ, हाई वोल्टेज होता ही, बिल्कुल बिल्कुल है। तो इसके अनुसार अब आपको ओएचपी पे, सॉरी कंप्यूटर पे कोई भी आपने ड्राइंग बना ले, लेसन प्लान बना ले, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बना ले, या नेट से आप कोई इंटरैक्टिव मीडिया ड्रा कर ले, कोई गेम ड्रा कर ले, जो भी चाहे टीचिंग में जिसका भी जैसा भी आप यूज करना चाहें ड्रा कर ले, स्टोर कर ले कंप्यूटर से, और फिर उसे आप इससे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और सब क्लास में। और जब प्रोजेक्ट करते होता है आप उसको डिस्कस भी कर सकते हैं। मेन फायदा ये इसका होता है, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये टीचिंग में बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन आ गया बिकॉज ऑफ द एलसीडी। इट हैज बिकम ए रिवोल्यूशन प्रोसेस। अब एलसीडी के साथ साथ एक स्मार्ट बोर्ड हो गया जहां आप स्टोर भी कर सकते हैं, डिलीट, ब्लैक बोर्ड का सब कुछ, दोनों बस प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड मिलके एक तरह से वर्चुअल क्लास आ गया जो आजकल चलता है, यहाँ पर यूज होता है। दूसरा आप देखें बहुत जगह जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मीटिंग के लिए, सेमिनार्स के लिए, कुछ दिखाने के लिए यूज करते हैं। कॉर्पोरेट जगत में अपने शेयर इंफॉर्मेशंस के लिए या दूसरों को कुछ बताने के लिए भी इसको यूज करते हैं। जहां रिलीजियस गैदरिंग होती है, अपना वो प्रचार और प्रसार करने के लिए भी एलसीडी प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं। ट्रेड फेयर जहां लगता है, देखिए हर जगह एलसीडी प्रोजेक्टर्स के द्वारा वो डिस्प्ले करते रहते हैं जो भी ट्रेड फेयर में है, क्या क्या हमारा सामान। एडवर्टाइजमेंट में भी इसका यूज है। अब इसमें मेंटेनेंस का कुछ होता है। मेंटेनेंस तो वही है, इलेक्ट्रॉनिकली बिल्ड है, तो आप कुछ इसका चेंज नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, बट एक्सटर्नल थोड़ा सा इसको आप कर सकते हैं। जैसे क्लीनिंग ऑफ द लेंस, जिसका लेंस है, लेंस को आप सॉफ्ट क्लोथ से या उससे आप क्लीन कर सकते हैं। हाँ, फिल्टर है इसका, फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। फिल्टर को तो आप भी क्लीन कर सकते हैं मिनिमम। फिल्टर के लिए रिकमेंडेड है कि फिल्टर के वो आप एयर प्रेशर से भी क्लीन कर सकते हैं, बट लेंस के लिए वो है कि आप सॉफ्ट क्लोथ से इसको नेकेड हाथ से न छुएं, स्क्रैच आ सकता है। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। और दूसरा इसमें मेन होता है जो इसका प्रॉपर वेंटिलेशन, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए वेंट्स होती है इसमें, सामने है, तो वेंट्स में कहीं कहीं डस्ट डर्ट होने से वेंट्स साउंड बदल जाता है। जो फैन का, जो अंदर फैन है, इतनी ज्यादा हीट होती है तो हीट को बाहर निकालने के लिए होल होते हैं, तो इस होल को साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ, जो भी होल कभी हो उसको प्रेशर के द्वारा, हवा के द्वारा इसको देखते रहे कि वो उसमें क्लीनिंग के लिए उसमें जरूरी होता है। हाँ, वो होता है। और लैंप, चेंजिंग ऑफ लैंप, जब लैंप हो जाता है तब तो
ये भी लैम्प भी एक्चुअली वो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो दिया है कितने बार, उसके बाद आप उसको चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। लैम्प का चेंजिंग है, लैम्प को आप चेंज कर सकते हैं, तो वो जरूरी होता है। इसका चेक करना होता है क्वालिटी ऑफ पिक्चर, कहीं कहीं इसमें ये है इसका टेस्टिंग दी क्वालिटी ऑफ द पिक्चर्स के लिए कहीं कहीं इसमें सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप क्वालिटी चेक कर सकते हो। फिर भी आप जैसे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें अगर कहीं साइड इमेज ज्यादा आने लगे, इसका क्या है, या लैम्प का जो इंटेंसिटी कम हो गई है, या अलग अलग कलर के ब्लर्ड इमेज आने लगी है, तो लगेगा कि ये इमेज खराब हो रही है, उसकी क्वालिटी है। तो फिर आप मेंटेनेंस के लिए या जो उनके मैनुअल्स हैं, जो एथराइज डीलर हैं उनको बुलाते हैं। हम कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं, वही इसको ले जाएंगे, अगर कुछ क्लीनिंग होगी तो करेंगे, नहीं तो कहेंगे अब आप इसको रिप्लेस कर दो, इसका टाइम हो गया, अब दूसरा खरीदो, बहुत दिन चल लिया है, तो उसको रिप्लेस करते हैं। और इसके साथ ही आपका जो इसके हार्डवेयर सॉरी ये जो कनेक्टिंग एसेसरीज है, यहां से जो यूएसबी या केबल्स और दूसरे हाँ कनेक्ट होते हैं, तो उसका भी एक मेंटेनेंस, उसको भी आपको देखना होता है। इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का तो समय टाइम बिल्कुल, तो वो जो भी ऑपरेटर्स एक्सटर्नली कंट्रोल होता है उस सबको आपको कंट्रोल करना पड़ता है। चलिए, और कुछ इसमें, इसको तो आप यूज करते ही हो, तो इसमें इतना बताने की जरूरत नहीं है, बट मेन पॉइंट्स जो मैंने बता दिया। अब हमारा टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण, नहीं चैप्टर तो वही है, चैप्टर वही है, 5वां चैप्टर ही है, माइक्रो टीचिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो टीचिंग। जो आपका एग्जाम होता है वो माइक्रो टीचिंग बेस्ड ही होता है, 10 मिनट 15 मिनट का जो एग्जाम होता है तो वो माइक्रो टीचिंग होता है। माइक्रो टीचिंग इज ए माइक्रो टीचिंग is an micro teaching is an interesting innovation in the field of instructional technology. Micro teaching is an interesting innovation in the field of instructional technology. Instructional technology. अनुदेशनात्मक तकनीक का अनुदेशनात्मक तकनीक में सूक्ष्म शिक्षण, अनुदेशनात्मक तकनीक में सूक्ष्म शिक्षण एक रुचिकर अन्वेष है, खोज है, एक रुचिकर अन्वेष या खोज है, एक रुचिकर अन्वेष है। अब ये 1963 में लिखना है, मैं बता देता हूं जस्ट। 1963 में, कभी कभी ये आता भी है, 1963 में दिस माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड इन 1963 at University of Stanford. California.
माइक्रो टीचिंग was developed, जो कि कभी पूछा भी जाता है तो इसको आप लिख लें। माइक्रो टीचिंग was developed in 1963 at University of Stanford, California, USA. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में 1963 में माइक्रो टीचिंग का विकास हुआ है। यानी माइक्रो टीचिंग शब्द वहां से आया था। व्हाट इज द माइक्रो टीचिंग? इसको टाइम के हिसाब से हाँ, कम समय में माइक्रो टीचिंग का मतलब यह है कि कम समय में आप उसको करें, कम समय में आप उसका उपयोग करें। Micro teaching was developed in 1963 at Stanford University, California, USA. एक बाई प्रोडक्ट जो था, यानी वो इन्वेंशन टीचिंग बिहेवियर। यूनिवर्सिटी में उन्होंने टीचिंग बिहेवियर क्या होता है, यानी पढ़ाते समय शिक्षक का क्या व्यवहार, क्या अच्छा व्यवहार है, क्या खराब व्यवहार, व्यवहार होना चाहिए, उसको वो पहचानना चाहते थे। इस पर एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो ये माइक्रो टीचिंग का कंसेप्ट आ गया कि इसको तो माइक्रो टीचिंग की तरह से हम यूज कर सकते हैं और दिस इज वेरी यूजफुल। तो ये कंसेप्ट वहां से आ गया माइक्रो टीचिंग का, यानी इस यूनिवर्सिटी में शिक्षक का कैसा व्यवहार होना चाहिए शिक्षण के लिए प्रभावी है, इस पर वो खोज कर रहे थे, इस पर वो इनोवेशन कर रहे थे, नवाचार कर रहे थे। फिर उन्हें लगा कि अरे इस तकनीक यूज कर सकते हैं, इस तकनीक को हम यूज कर सकते हैं टीचिंग के लिए। तो वहां से ये कंसेप्ट डेवलप हो गया माइक्रो टीचिंग। अब उस पर हम आते हैं, दो लाइन आप उस पर लिख लें। तो जैसा इन्होंने कहा वो क्लियर। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग इज द टीचिंग इज द laboratory practice laboratory technique teaching practice which used to simplify the complexity of teaching in a regular class. ये मेन है। माइक्रो टीचिंग इज द लैबोरेटरी टेक्निक ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस which used to simplify the complexity of teaching in a regular class. इसको आप हिंदी में लिख लें। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में
शिक्षण की वह तकनीक है, शाला में शिक्षण की वह तकनीक है जो सूक्ष्म शिक्षण, प्रयोगशाला में शिक्षण की वह तकनीक है जो पारंपरिक कक्षा के शिक्षण, जो पारंपरिक कक्षा के शिक्षण की जटिलताओं को, जो पारंपरिक कक्षा के शिक्षण की जटिलताओं को सरल करता है, की जटिलताओं को सुलझाता है, सरल करता नहीं सुलझाता है, लिख ले, को सुलझाता है। यहां पे देखिए कि नाम माइक्रो टीचिंग क्यों इसका यूज हुआ, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है कि व्हाई यू यूज माइक्रो टीचिंग। माइक्रो is adopted, name micro teaching is adopted because the technique seeks SEEKS seeks, because the technique seeks as many elements as possible during teaching practice. NAME, यहाँ लिख लें, E छूट गया। The name micro teaching is adopted because the technique seeks as possible during teaching process. इसका आप हिंदी लिख ले। सूक्ष्म शिक्षण के नामकरण में, सूक्ष्म शिक्षण के नामकरण में इस तकनीक की, सूक्ष्म शिक्षण के नामकरण में इस तकनीक की वह उपयोगिता है, इस तकनीक की वह उपयोगिता है जिसमें यह अधिक से अधिक शिक्षण दक्षता का अभ्यास कराती है, जिसमें वह अधिक से अधिक शिक्षण दक्षता का अभ्यास कराती है। ठीक है, क्यों माइक्रो टीचिंग का मतलब यह हुआ, यहां पे आपका क्लासरूम भी मॉडिफाइड हो जाएगा, यानी क्लासरूम विल कंटेन ओनली 4-5, यानी क्लासरूम मॉडिफाइड, classroom modified 4 to 5 स्टूडेंट। पहला ये हो गया, और दूसरा कंटेंट ऑफ द लेक्चर, कंटेंट ऑफ लेसन सिंप्लीफाइड। One skill and use only one. Modified यानी
सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थी ही होते हैं। कक्षा में सुधार करके केवल 4 या 5 विद्यार्थी होते हैं, केवल 4 विद्यार्थी होते हैं तथा पाठ की विषय वस्तु को सरल करके केवल एक दक्षता का विषय वस्तु को सरल करके केवल एक दक्षता का एक समय में अभ्यास किया जाता है। केवल एक दक्षता का एक समय में अभ्यास किया जाता है। मैं भी इसको डिस्कस करता हूं इसको। दीज स्किल्स, इसमें आप आगे लिख लीजिए, इसी में आप आगे लीजिए स्किल्स आर lecturing, questioning, leading discussion and using a ये सब दक्षता है। जैसे दिस टीचिंग स्किल्स आर, यानी शिक्षण की दक्षता है। जैसे शिक्षण की दक्षता है जैसे व्याख्या करना, प्रश्न पूछना, परिचर्चा करना, तथा पठन सहायक उपयोग करना तथा का उपयोग करना। इसमें आप पहला चेंज करके लिख ले, द टीचिंग स्किल कंटेन फॉलोइंग स्टेप। Teaching skill contains following steps. टीचिंग स्किल नहीं, सॉरी, माइक्रो टीचिंग, सॉरी यहां लिख ले माइक्रो टीचिंग। The micro teaching contains following steps. यानी सूक्ष्म शिक्षण में निम्न क्रम होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न क्रम होते हैं। पहला है प्लान, टीच, फीडबैक, चौथा है रीप्लान, रीटीच, है रीफीडबैक। ये तीन नीचे के जो है 4-5 है, इसी के रिपीटिशन होते हैं। प्लान, टीच, फीडबैक, री
रीटीच है। तो प्लान यानी इसकी योजना बनाना, योजना, शिक्षण करना, फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि, और पुनः प्रतिपुष्टि। इसके 6 स्टेप्स है माइक्रो टीचिंग। तो चलिए 2-3-5 मिनट अभी आपके हैं। मैं अभी आपको क्लियर नहीं होगा माइक्रो टीचिंग क्या है, तो अभी क्लियर कर दूं कि ऐसा माइक्रो टीचिंग क्या होता है और क्यों इसको उपयोग किया जाता है। शिक्षण में जैसे वोकेशनल व्यवसायिक प्रशिक्षण में शिक्षक को अनेक कार्य, लेसन प्लान में भी आप देख लें अनेक कार्य है, उसमें व्याख्या करना होता है, सीक्वेंस बताना होता है, रिव्यू करना है, कनेक्ट करना है, मोटिवेशन बनाना है, प्रेजेंटेशन करना है, समरी बताना है, टेस्ट में कुछ प्रश्न पूछना है, टीचिंग एड को कैसे यूज किया जाएगा। तो ये जितने भी है ये टीचिंग के स्किल है। इसे हम कंपोनेंट ऑफ टीचिंग या कंपोनेंट ऑफ स्किल कहते हैं। और इन सब मिला दे तो एक इफेक्टिव टीचिंग होती है, प्रभावी शिक्षण। एक टीचर विद्यार्थी को जो ज्ञान और दक्षता स्थानांतरित करता है, यह तभी सरलता और सुगमता से होगा जब इन सभी स्किल का उसे ज्ञान हो कि मुझे व्याख्या कब और कैसे कितना इस तरह से पूछना है, क्या पूछने का तरीका है, परिचर्चा कहां करना है, रिव्यू करना है, किस तरह से असाइनमेंट देना है, तो कहां कब और सभी दक्षता तो टीचर के लिए, जो नया टीचर है उसके लिए ये माइक्रो टीचिंग का एक कंसेप्ट बनाया गया है, जहां किसी यानी आपको व्याख्या करना, जो डिफरेंट स्किल्स है। तो आज का प्लानिंग है केवल व्याख्या की, आप प्लानिंग करोगे जब आप पढ़ाएंगे तो ये वीडियोग्राफी होगा, चलिए बस ज्यादा नहीं 5 या 7 मिनट का होगा और 5 या 6 ही लोग होंगे, ठीक है। छोटे क्लास में जो रेगुलर जो क्लासरूम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स होती है वो इसमें नहीं होगा, बट क्लासरूम मैनेजमेंट भी वहां पढ़ाया जा सकता है कि बड़े क्लास में क्या प्रॉब्लम आती है और उसका कैसे समाधान, स्किल का तो उसमें आपका प्रिपरेशन, बोलने का तरीका, डिलीवरी रेट और प्रिपरेशन, असेंस, ऑडियंस रिस्पांस, वो सब इसमें आ जाता है। ये सब आपको देखना है, प्रश्न भी नहीं पूछना है, 5 मिनट केवल आप पढ़ाएंगे होगा। रिकॉर्डिंग के बाद फिर उसको प्ले किया जाएगा और प्ले करते समय एक सुपरवाइजर या एक्सपर्ट भी रहेगा और साथ में आप भी बैठे रहेंगे जिस टीचर ने पढ़ाया था। तो ये 3 स्टेप हो गया, यानी पहले प्लान करिए कि आज किस अभ्यास करेंगे, उस स्किल पर आपने प्लानिंग करके अपना लेसन प्लान बना लिया। लेसन प्लान भी छोटा ही होगा, बस 5, 6, 7, 10 लाइन का, इससे ज्यादा नहीं होगा। उसकी रिकॉर्डिंग हो गई। अब वो फीडबैक, फिर वो फीडबैक लिया जाएगा
आप खुद अपना देखोगे कि मेरा परफॉर्मेंस क्या रहा, कहां क्या कमियां रही, आप खुद देख लेंगे। और साथ में एक या आपके टीचर होंगे, तो टीचर भी आपको बताएंगे ये आप अब उसी प्रैक्टिस को यानी उसी स्किल को आप फिर से रीप्लान करेंगे। आपका लेसन वही रहेगा, लेसन चेंज नहीं होगा, क्लास चेंज हो जाएगा। पहले जो 4-5 बच्चे थे अब दूसरे बच्चे आ जाएंगे, दूसरे विद्यार्थी आ जाएंगे, क्लास लेसन आपका वही रहेगा, लेकिन पढ़ा लेक्चरिंग में उस कमी को आप सुधारेंगे। इसे कहते हैं रीप्लान, रीटीच, और फिर से रिकॉर्डिंग करके फिर से आपको रिव्यू यानी फीडबैक आपको दिया जाएगा। आप भी उसमें रहोगे, एक्सपर्ट्स भी रहेंगे कि भाई अभी भी ये कमी रह गई है, तो फिर तीसरी बार जाके आप तीसरा क्लास होगा, यानी ट्रेनिंग बदल जाएंगे, विद्यार्थी बदल जाएंगे, लेसन वही रहेगा। और आप जो पहले की कमियां हैं उसको दूर करते हुए, क्योंकि 2 या 3 सेशन होता है जनरली इसमें माइक्रो टीचिंग में। पहला होता है, फिर दूसरा होता है यानी रीटीच, और फिर तीसरा होता है। तो कहीं कहीं या माइक्रो टीचिंग में आप दोनों को कंबाइन करके 2 सेशन कर दिया गया है। यहीं पर ही जब रिकॉर्डिंग होती है तो एक्सपर्ट पीछे बैठा रहता है और वो बोलते हैं इसको आप रिपीट कर दो, तो फिर उसी को फिर से 5 मिनट का ही तो है, फिर से रिपीट हो जाता है। तो जो तीसरा सेशन को अवॉइड करने के लिए उसी में उसको रिपीट कर देते हैं और फिर से उसको रिव्यू करते हैं। अब दूसरे दिन आपका होगा ओनली क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो आप केवल जो पहले दिन आपने पढ़ाया था उस पर प्रश्न बनाइए और केवल प्रश्न कैसे पूछना है, प्रश्नों का विद्यार्थी जब प्रश्न का उत्तर दे रहा तो कैसे सुनना है, कैसे अपना रिस्पांस देना है, तो वो सब दूसरे दिन होगा। और फिर वैसे ही रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड के बाद आपको रिव्यू किया जाएगा, रिव्यू करने के बाद फिर क्लास चेंज हो जाएगा, दूसरे बच्चे आएंगे और फिर वही आप रिपीट करोगे। और कुछ कमी है तो फिर सुपरवाइजर कहेगा नहीं फिर से रिकॉर्ड करो आप इसको, तो फिर से वही दूसरी बार रिव्यू में जो रिपीट होता है तो फिर से रिव्यू हो जाएगा। इसी तरह से आप यानी यह एक सोच है कि किसी भी दक्षता को हम एक साथ करके नहीं सीख सकते। जितनी भी कॉम्प्लेक्स दक्षता है, जटिल दक्षता है, उसके उनके कंपोनेंट में विभाजित कर दिया जाए और हर किया जाए, और जब हर कंपोनेंट में मास्टरली आ जाए तो फिर सबको कंबाइन कर दिया जाए, फिर सबको कंबाइन करके और फिर एक साथ टीचिंग। बट ऐसा होता नहीं है, इतनी प्रैक्टिस कौन कराता है क्लास में और कौन है। बट ये माइक्रो टीचिंग का है, यहाँ होगा आपका रिकॉर्डिंग भी की जाएगी माइक्रो टीचिंग में, तो रिकॉर्डिंग की जाएगी और आपको दिखाया जाएगा। और यहाँ पे रिकॉर्डिंग में पहले ये तो था कि एक कैमरा और एक माइक्रोफोन लगा देते थे, रिकॉर्डिंग हो गई, दिखा गया। अब क्या करते हैं कि 2 कैमरा और माइक्रोफोन या स्प्लिट स्क्रीन या एडिटिंग फैसिलिटी यूज करके विद्यार्थियों का भी रिस्पांस उसमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है, टीचर के साथ साथ विद्यार्थी का भी रिस्पांस। और जब रिव्यू करते हैं तो दोनों का रिस्पांस सामने होता है, यानी शिक्षक ने जो पढ़ाया और विद्यार्थी का चेहरा, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, क्या उसका रिस्पांस है, कैसे उसने जवाब दिया, वो सब भी उसमें रिस्पांस, यानी दोनों आपके सामने रहता है, तो आप अच्छी तरह उसको आप रिव्यू कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी होती है कि अब दोनों को रिकॉर्डिंग किया जाता है और दोनों के रिकॉर्डिंग के बाद उसको बताया जाता है कि क्या इसमें खराबी है और क्या नहीं। ट्रेनिंग्स को अब यहां जैसे है, अब यहां पे आपको ये सीट दी जाती है जिसको ग्रेडिंग सीट बोलते हैं। उस ग्रेडिंग सीट में 8-10 पॉइंट लिखा रहता है। जब आप 2-3 प्रैक्टिस यानी 2-3 स्किल की यानी लेक्चरिंग का, क्वेश्चनिंग का, डिस्कशन का 3-4 कर दिया, तो अब 4 स्किल को कंबाइन कर दिया। एक क्लास में आपका समय भी थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, मिनट आप लो, और इस 4 स्किल जो आपको पहले प्रैक्टिस किया इस चारों स्किल को कंबाइन करें। एक ग्रेडिंग सीट विद्यार्थियों को दे दिया जाता है। उस ग्रेडिंग सीट में कुछ पॉइंट्स होते हैं कि इन पॉइंट पर आप मार्किंग के लिए, तो 5 एक्सेलेंट आपका है तो 5, 4, 3, 2, 1, तो वो 5, 4, 3, 2 मार्किंग करता है।
जहां आपका एग्जाम होता है, एग्जामिनर वही सीट आपके पास रखता है और उस पर वो मार्किंग करता है कि आपने किस पॉइंट पे, यानी आपने इंट्रोडक्शन सही बताया, प्रेजेंटेशन आपने गलती कर दिया, क्वेश्चनिंग में गलती कर दिया, समरी में कर दिया, या क्वेश्चन आपने नहीं बताया। नंबर होता है 1 से लेके 1 तक, 0 नहीं है खैर उसमें, तो 5 नंबर मतलब एक्सीलेंट आपका है, वेरी गुड या गुड है। 3 नंबर एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज आप इनडिफरेंट कहते हैं, यानी उदासीन है आप, आपने कुछ इंप्रूव नहीं किया, उसे यहाँ इनडिफरेंट कहा जाता है। तो ये माइक्रो टीचिंग का पैटर्न है जिसमें हर स्किल को अलग अलग सीखा जाता है। चलिए हो गया आपका, और आप लोग के लिए कल हम फिर इसको यहाँ से शुरू करेंगे और फिर